हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन शाज़िया वानी सिविल सर्विसेज। दिस इज शाज़िया। तो पॉलिटी पीवाईक्यू की क्लास है ये हमारी, जो कि यूपीपीसीएस 2024, यूपीएससी, आरपीएससी, यूकेपीसीएस सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी, यूकेपीसीएस, आरपीएससी या एमपीपीसीएस, सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। आप इस क्लास को देखते रहिए। तो चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ये अटॉर्नी जनरल होता है, जो कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। तो भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी जो पद है उसका प्रावधान किया गया है अटॉर्नी जनरल का। और महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल जो होता है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, सर्वोच्च विधि अधिकारी। और 76 के तहत है, आर्टिकल 76 के तहत है कि महान्यायवादी होगा, देश में एक महान्यायवादी होगा। और 76(1) के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेंगे, यानी कि जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता हो। ठीक है। और 76(2) के तहत जो है महान्यायवादी का एक कर्तव्य होता है कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे और विधिक रूप से ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति समय समय पर उसको सौंपे या उसको निर्देशित करे कि हाँ आपको ऐसे करना है। वो काम जो है महान्यायवादी को करना होगा, उसका कर्तव्य होगा। ठीक है, विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना और विधिक स्वरूप के अपने कर्तव्यों का पालन करना, ये 76(2) के तहत है। ठीक है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? तो भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक। देखिए, कैग का जो अनुच्छेद 148 के तहत का है, कैग की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं। लेकिन कैग को जो हटाया जाता है तो वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जाता, बल्कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के पारित होकर ही हटाया जाता है। मतलब एक तरह की महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है। ठीक है, तो भारत का महान्यायवादी जो होता है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? इसमें होगा राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है 76(1) के अनुसार। जैसे कि मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। फिर सिमिलर क्वेश्चन कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त? तो भारत के राष्ट्रपति। सिमिलर क्वेश्चन कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, तो महान्यायवादी को समझा जाता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। सिमिलर क्वेश्चन कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत का महान्यायवादी। फिर कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं, तो ये होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो डी है इसमें। और कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो 76(2) के तहत, 76(2) के तहत। इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि भारत का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, 76(3) के अनुसार। ठीक है, 76(1) के अनुसार तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति वाले किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने वाले किसी अर्हित व्यक्ति का महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करेगा। 76(2) के अनुसार वो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, विधि संबंधी जो अधिकार कर्तव्य या कार्य जो उसे सौंपे जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं, तो भारत सरकार के। ठीक है,
फिर ये कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में, ये महान्यायवादी को है। महाधिवक्ता को जो होता है राज्य के राज्य के पर्टिकुलर राज्य के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। तो 76(2) के तहत ये भी 76(1) के तहत 76(1) के तहत ये भी सही है। और उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, संसद के सदन का सदस्य होने की उसकी जरूरत नहीं होती, ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जाता है, ये भी नहीं है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक का तात्पर्य क्या है कि राष्ट्रपति का प्रसाद, ठीक है, जब तक राष्ट्रपति चाहे, और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करते हैं, तो मंत्रिपरिषद की, ठीक है, यानी कि मंत्रिपरिषद कहेगी राष्ट्रपति को तो उसे हटा देंगे। तो इसमें 1 और 2 सही ऑप्शन है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु वह किसी भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में में उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। मत इसीलिए नहीं देता है क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, लेकिन वह किसी भी सदन में और सदनों की किसी संयुक्त बैठक में है और संसद की किसी समिति में भी जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग भी ले सकता है, किंतु मत नहीं दे सकता। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 88 के तहत। और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। और आर्टिकल 76(4) यानी 76(4) के तहत राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे, तो इसमें केवल स्टेटमेंट 1 सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करें। यानी कि अनुच्छेद 76(4) के तहत क्या है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल। लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल। लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता, तो 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। और ये आर्टिकल 88 के तहत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो उपर्युक्त जो दिए हुए हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के महान्यायवादी, तो इसमें भारत के महान्यायवादी को है संसद को संबोधित करने का अधिकार, क्योंकि वो संसद में या संसद के किसी सदन में या समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, ठीक है। समिति में केवल उसमें भाग लेगा जिसमें का वो सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पार्लियामेंट संसद के किसी सदन का सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो आप जानते हैं, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि महान्यायवादी जो है वो सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन सदन की बैठक में भाग ले सकता है। तो भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सिमिलर क्वेश्चन है कि किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। सिमिलर क्वेश्चन कि कौन अधिकारी सदस्य न होते भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये अटॉर्नी जनरल है। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है, लेकिन चूंकि प्रश्न के विकल्प में उपराष्ट्रपति भी हैं और वह भी संसद का सदस्य नहीं होता, इसलिए यहाँ उपराष्ट्रपति भी उत्तर हो सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचारणीय हो, तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहता। इस दौरान वे सदन का एक हिस्सा होता है और इस संदर्भ में वे सदन में अपनी बात रख सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने की बात हो, तो वहाँ उत्तर महान्यायवादी ही होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की भागीदारी राज्यसभा में ही होती है। ठीक है। साथ ही प्रश्न में भारत सरकार का अधिकारी शब्द प्रयुक्त हुआ है, जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्र का उप प्रमुख और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी अटॉर्नी जनरल दिया गया है। लेकिन वहाँ पे उपराष्ट्रपति भी था, क्योंकि वो भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन राज्यसभा की बैठकों में भाग लेता है, बोल सकता है। ठीक है। हालांकि डायरेक्ट मत का अधिकार उपराष्ट्रपति को नहीं है, केवल निर्णायक मत का ही प्रयोग कर सकता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेगा तो महान्यायवादी, जबकि उपराष्ट्रपति केवल किस में लेगा? तो राज्यसभा में। ठीक है। उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है। ठीक है। लेकिन मतदान नहीं कर सकता, केवल निर्णायक मतदान ही करेगा। मतदान करने के लिए किसी भी व्यक्ति को मतदान करने के लिए सदन का सदस्य होना आवश्यक है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के तौर पर निर्णायक मत का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो जब यहाँ देखिए एक सदन दिया हुआ है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन, तो एक सदन में तो उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी दोनों आ सकते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति, हालांकि इसका आंसर जो होगा उपराष्ट्रपति ही होगा, महान्यायवादी नहीं होगा, क्योंकि महान्यायवादी दोनों सदनों में की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे महान्यायवादी ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर इसका उपराष्ट्रपति है, लेकिन महान्यायवादी भी आंसर हो सकता है, क्योंकि केवल किसी एक सदन की कार्यवाही में नहीं दिया हुआ है, मतलब सीमित नहीं किया हुआ है कि केवल किसी एक सदन। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है। तो ठीक है, ये सही है। उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, ये भी सही है। उसे संसद में मत देने का अधिकार है, ये गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि जब ये आंसर है तो ये कैसे फिर नहीं होगा। ठीक है। ठीक, तो दोनों ही इसमें सी एंड डी आंसर होंगे। नेक्स्ट, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो कानूनी सलाहकार होता है। तो अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। भारत का एक सॉलिसिटर होता है। तो एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक अधिकारी, तो ये कानूनी अधिकारी होना चाहिए।
तो वहां पे जो न्यायिक अधिकारी दिया हुआ था वही फिर उसका आंसर होगा। ठीक है। भारत में सॉलिसिटर जनरल एक न्यायिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी होता है। तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता, महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। ठीक है। महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल जो है राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 165 के तहत है महाधिवक्ता की नियुक्ति। तो एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 165(2) के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। अनुच्छेद 165(1) कहता है ये कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वह राज्यपाल के पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 165(3) कहता है यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन कि कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल अनुच्छेद 165 के तहत। सिमिलर क्वेश्चन राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह तो एडवोकेट जनरल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। तो सही है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबद्धों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल अपील और सलाहकारी अधिकारिता होती है। ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें ना तो 1 ना तो 2। व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 165(1) के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। क्या कुछ गड़बड़ पढ़ लिया क्या हमने? भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, और महान्यायवादी की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 165(1) के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। तो ये गलत है। और सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। अतः उच्च न्यायालय की अधिकारिता मूल तथा अपीलीय होती है, सलाहकारी नहीं होती। सलाहकारी अधिकारिता 143 के तहत केवल किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय की। यानी कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से विधि संबंधी किसी विषय पर सलाह ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 148 के तहत। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 148 के तहत है कैग की नियुक्ति, और 151 के अनुसार जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, तथा अनुच्छेद 151(2) के अनुसार वह राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है?
सर्वप्रथम इनमें से तो ये भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, संघ के लेखा संबंधी जो प्रतिवेदन होंगे, कैग जो है वो उनको राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, और राज्यों के लेखा संबंधी को किसको करेगा? तो राज्यों के लेखा संबंधी मतलब राज्यों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक या मालिका परीक्षक के पद का सर्जन किया गया है? तो संविधान में अनुच्छेद 148 के तहत है, तो संविधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल होता है, तो 6 वर्ष होता है। सी आंसर होगा 6 वर्ष। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के वेतन और सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। देखिए, महान्यायवादी को जो वेतन दिया जाता है वो राष्ट्रपति जो मतलब अवधारित करे वैसा वेतन दिया जाता है, लेकिन कैग को जो वेतन और सेवा शर्तें होती हैं कैग की, उनका निर्धारण संसद करती है। ठीक है, 148(3) के अनुसार। ठीक, अतः संसद ने सीएजी के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रक या मालिका परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है। इनमें से जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या फिर 65 वर्ष पहले हो जाए। सपोज 6 वर्ष का कार्यकाल नहीं हुआ है लेकिन 65 वर्ष का हो गया है, तो भी वो क्या होगा, सेवा विमुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये की बात याद रखने वाली है कि अनुच्छेद 148(3) के तहत कैग के वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण संसद करती है और महान्यायवादी के वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, और डी है उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। तो जो है राष्ट्रपति उनको पदच्युत नहीं कर सकते, तो इसमें यही होगा आपका आंसर डी। ठीक है, बाकी सब सही है कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है कि ये सही है, और वेतन जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, ये भी सही है, और सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य सरकारी सेवा के योग्य हो जाते हैं। लेकिन कैग की को जो हटाया जाता है वो बेसिकली राष्ट्रपति नहीं हटाते, बल्कि उसे उन्हीं रीति और आधारों से हटाया जाता है जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, हालांकि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। कैग की जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 148(1) के अनुसार वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन राष्ट्रपति उसे पदच्युत नहीं कर सकते। ठीक है, उन्हीं उसी रीति और उन्हीं आधारों पर उसको हटाया जाएगा कैग को, जिन आधारों पर और जिन रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक, और बाकी तो सब सही है कि वेतन जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है, और ये भी कि सेवानिवृत्ति के पश्चात कैग जो है भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन भी पद के अयोग्य हो जाते हैं, यानी कि ना तो भारत सरकार के अधीन कार्य कर सकते हैं उसके बाद, और ना ही राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि महान्यायवादी को जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति उनकी पदच्युति करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उन्हीं आधारों पर और उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ऑलमोस्ट महाभियोग के समान प्रक्रिया होती है, लेकिन महाभियोग नहीं कहा जाता इसे। संविधान में महाभियोग शब्द जो है केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हुआ है, हालांकि प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की भी सिमिलर है, लेकिन महाभियोग नहीं कहा जाता उसे। ठीक है, नेक्स्ट है नियंत्रण के महालेखा परीक्षक का
कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है, अपितु औचित्य भी है। तो कैग का कार्य क्या होता है? कैग का कार्य होता है कि सरकारें जो व्यय कर रही हैं, वो कितना वैध है। जिस रीति पर, जिस नीति के लिए, जिन आधारों के लिए अनुदान दिया गया है, जिन आधारों के लिए बजट आया था, ठीक है, उन्हीं आधारों पर, उन्हीं कार्यों के लिए, उन्हीं नीति के लिए व्यय हो रहा है कि नहीं, ये कौन चेक करता है? ये कैग चेक करता है। तो इसलिए कैग का जो कर्तव्य होता है, न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है, अपितु औचित्य भी। औचित्य मतलब कि ये करना सही है या नहीं, ठीक है। सपोज किसी को गाड़ी लेनी है, ठीक, तो सपोज कि प्रधानमंत्री के लिए नई गाड़ी ऑर्डर करनी है, नया चॉपर ऑर्डर करना है, तो केवल यही नहीं देखा जाना कि वो चॉपर पर जो व्यय किया गया, व्यय चॉपर के लिए जो व्यय निर्धारित किया गया था वो है या नहीं, उसके अलावा ये भी देखा जाना है कि वो सही भी है या नहीं। या जैसे गरीब कल्याण योजना है, उसके लिए बजट में जो प्रावधान है, तो क्या ये देखता है कि जो जो बजट में प्रावधान किए गए थे उतना व्यय हुआ कि नहीं, और हुआ तो क्या ये सही भी है या नहीं, मतलब जनता तक उसका फायदा पहुंच भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये दोनों, ये सही है। फिर ऑप्शन, फिर कथन है, मतलब कारण है, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो ये सही है, वित्तीय प्रशासन के लिए ही कैग की नियुक्ति की जाती है कि वित्तीय प्रशासन बना रहे और संविधान और संसद के जो कानून हैं वो बने रहें। तो इसलिए आर भी सही है, ए भी सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसमें बी होगा, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कि भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ठीक है। तो ये किया जाता है। कैग देखता है कि भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करता है और उनके संबंध में प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो ये तो है। फिर बी है कि आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो ये भी सही है कि संचित निधि के साथ साथ आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, ठीक है, और उनके संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। फिर ऑप्शन सी है कि व्यापार, निर्माण, लाभ, हानि की लेखाओं की परीक्षा करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो ये भी है, सरकार के जितने भी व्यापार हैं, निर्माण कार्य हैं, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है कैग, उनके संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। डी है कि सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजकोष में जमा हो, राजस्व राजकोष में जमा हो। तो ये नहीं है, ये कार्य नहीं है, ठीक है। तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि डिटेल में पता चल जाए कि कैग के क्या क्या कर्तव्य और कार्य होते हैं। तो भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता, यानी कि सार्वजनिक धन जो प्राप्त हो रहा है उसकी प्राप्ति पर और उसके निर्गम यानी वो जो जा रहा है उस पर नियंत्रण का कार्य नहीं है कैग का, बल्कि इसके लेखा परीक्षा करता है, ठीक है। क्या करता है? लेखा परीक्षा, ठीक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। तो कर्तव्य देख लेते हैं क्या क्या है। तो वे केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्यय और लेन देन की लेखा परीक्षा करता है केंद्र के और राज्य सरकारों के राजस्व से। और केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व यानी कि भारत की संचित निधि से, आकस्मिकता निधि से, लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की, भारत के अंदर और बाहर किए गए सभी व्ययों की और लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। वह व्यापारिक, निर्माण संबंधी, लाभ हानि के लेखों की लेखा परीक्षा करता है। वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है। राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। स्थानीय निकाय जैसे पंचायत और नगर निगम इत्यादि।
और वह सरकारी कंपनियों और निगमों के लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। आकस्मिकता निधि से और लोक लेखाओं से होने वाली सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। व्यापार, निर्माण, लाभ, हानि की लेखा परीक्षा करता है। ठीक है, और सरकारी कंपनियों और निगमों की लेखा परीक्षण करता है। राष्ट्रपति के आदेश पर स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है। और सबका प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति उसे कहाँ रखवाता है? तो राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाता है। ठीक है, तो नियंत्रण मालिका परीक्षक अपने नाम के अनुसार भारत के वित्त पर नियंत्रक का कार्य न करके बल्कि केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है, जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक दोनों प्रकार के अधिकार रखता है। ब्रिटेन में वो केवल लेखा परीक्षा ही नहीं करता, कैग वहाँ का जो कैग है लेखा परीक्षा ही नहीं करता, बल्कि वहाँ पे सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण भी रखता है कि सार्वजनिक वित्त जो आया है वो राजकोष में जमा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। ठीक है, तो ये सही है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का ये कर्तव्य होता है कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे। जैसे कि मैंने बताया आपको, संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण, आकस्मिकता निधि से, लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करता है। तो ये सही है। दूसरा है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय विभाग में रखे गए भंडारों और स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार है। तो ये भी सही है। भंडार गृहों, जैसे कि मैं अभी पीछे ही देखा था कि भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है कि संघ के तहत रखा गया है कोई भंडार या स्टॉक, और या राज्य सरकार के किसी कार्यालय विभाग में रखा गया है भंडार या स्टॉक, तो उन भंडारों का और स्टॉक के लेखाओं का कि कितना भंडार है, कितना रखा गया है, कितना गया है, कितना आया है, कितना जाएगा। ठीक है, तो उनकी भंडारों और स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने, उनकी बाबत में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देने का अधिकार है। ठीक है, तो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है? तो लोक निधि के फलोत्पादक, ठीक है, और आश्रित प्रयोग को, यानी कि फल ऐसा लोक निधि का ऐसा प्रयोग कि जो मतलब फ्रूटफुल हो, योग्य हो, और आश्रित जिस आशय के लिए किया गया है उस धन का आवंटन उसी आशय के लिए प्रयोग हो। तो उसी आशय के प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ नियंत्रण मालिका परीक्षक के कार्यालय का क्या महत्व है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है कि कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रपात वित्तीयपात घोषित करता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि संसद की ओर से जो राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब वित्तीय आपातकाल हो, तो कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण नहीं रखता। ठीक है, तो ये तो उसके अभी हमने जो कर्तव्य देखे थे उनमें ये कर्तव्य शामिल नहीं था, तो ये नहीं है। जब राष्ट्रीय वित्तीय आपात घोषित हो तो कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण नहीं रखता। वैसे भी कैग की जो भूमिका है हमारे यहाँ वो नियंत्रक की नहीं है, केवल परीक्षक की है। ठीक है, ऑप्शन 2, कैग के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। तो ये सही है। कैग जो मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएं होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, उन पर कैग उनकी लेखाओं की परीक्षा करता है, उन योजनाओं की, उन कार्यक्रमों की, और उन पर प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है और उन प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। तो ये सही है। ठीक है, लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है, ये सही है। ऑप्शन 3 है कि कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकते हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है। तो ये सही है। कैग के प्रतिवेदनों से जो जानकारी मिलती है तो जांचकर्ता जो एजेंसियां हैं, सपोज सीबीआई है और ये है केंद्रीय निदेशालय जो होता है,
ये है तो उन लोगों के विरुद्ध सतर्कता आयोग जो है, सतर्कता आयोग, ये उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकते हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है। तो ये भी सही है। ठीक है। ऑप्शन 4 है कि कैग को ऐसी निश्चित शक्तियां प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वे कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, तो ये शक्ति नहीं है कैग की। कैग केवल क्या करता है, सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा करता है, लेखा जांचता है और अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है। उस पर लोक लेखा समिति जो है वो विचार विमर्श करती है। ठीक है। तो इसमें केवल 3 और 4 2 और 3 ऑप्शन जो है वो सही है। आंसर 2 और 3। अभियोग लगाने का अधिकार जो है कैग को नहीं है किसी पर भी। ठीक है। तो अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है, जिसे संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रक और अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई हैं। इनके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं जो केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है। इनके द्वारा यानी कि कैग ने जो लेखा प्रस्तुत किए हैं उन पर संसद की जो लोक लेखा समिति है वो विचार विमर्श करती है कि कितने सही हैं या कैग ने कुछ छोड़ा तो नहीं है, कितना सही है, उसकी रिपोर्ट क्या कहती है क्या नहीं कहती, तथा इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियां आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती हैं। ठीक है। बाकी कैग को किसी पर अभियोग लगाने का अधिकार नहीं है और ना ही राष्ट्रीय वित्तीय आपात के समय कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। वो नियंत्रण किसका होता है, तो वो केवल और केवल संसद का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है। तो ये अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई यानी कि उसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस पर उचित कार्रवाई कौन करेगा, तो उस पर उचित कार्रवाई नहीं करेगी संसद। व्याख्या देखिए, संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। ठीक है। 151 के तहत कैग की जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति को अपने प्रतिवेदन अपनी रिपोर्ट सौंपता है और राष्ट्रपति क्या करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष वो रिपोर्ट प्रस्तुत करवाई जाती है और उस पर फिर आगे विचार विमर्श कौन करते हैं, तो लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति फिर जो अपनी टीका टिप्पणी करती है उसके बाद कैग की जो टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की जो अंतिम जिम्मेदारी होती है फिर वो संसद की होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो देखिए कौन रहेगा, अभी तक आप इस बात का आइडिया लगा लेंगे। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब नियंत्रक कैग जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, अपनी लेखाओं की व संबंधी लेखाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, प्रतिवेदन सौंपते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति संसद के समक्ष उपस्थित करवाता है, संसद उसे लोक लेखा समिति को दे देता है कि देखिए इसमें क्या सही है कितना गलत है और क्या क्या टीका टिप्पणी है। तो लोक लेखा समिति की फिर बैठकें होती हैं, उन लोक लेखा समिति की बैठकों में कैग जो है उपस्थित रहता है ताकि अगर लोक लेखा समिति कुछ पूछे तो वहाँ उसे बता सके कि हाँ हाँ यहाँ पे ये ठीक नहीं है, यहाँ पे ये सही है, या यहाँ पे उसने ये टिप्पणी की तो क्यों की। ठीक है ना, या उसके पास क्या सबूत है। तो है कि व्याख्या देखिए, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद के लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां दिए हुए हैं। 148 के तहत कैग की नियुक्ति है और 149 में उसकी कर्तव्य और शक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत कैग के कर्तव्य को निर्धारित किया करता है, तो अनुच्छेद 149। फिर ये कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसे हटाया जाता है। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, हालांकि संबोधन पर नहीं हटाया जाता बल्कि किस तरह हटाया जाता है, उन्हीं रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा। संबोधन खाली तो बहुत आसान हो गया, संबोधन नहीं है,
मतलब उन्हीं रीति और उन्हीं आधार पर हटाया जाएगा जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। विशेष बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई भी आंसर नहीं होना चाहिए जो है। देखिए स्टार मार्क किया हुआ है इसमें, देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ठीक है, और उसके पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, ठीक है, पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि प्रत्येक सदन की कुल सदस्य जो भी प्रस्ताव रखा जाएगा क्या को हटाने से संबंधित या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को से हटाने से संबंधित, वो इस प्रकार का प्रस्ताव या समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा समर्थित होगा या पारित होगा या उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत सदस्यों द्वारा पारित होगा। ठीक है, और एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए वो, और राष्ट्रपति के समक्ष भी उसी सत्र में रखा जाना चाहिए। फिर राष्ट्रपति तब उसके बाद पद से हटाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का नियंत्रक महालेखाकार निम्नलिखित में से एक का मित्र और मार्गदर्शक होता है। तो लोक लेखा समिति का, क्योंकि लोक लेखा समिति का कार्य भी क्या होता है, तो यही होता है कि वो देख सके कि बजट में जिन कार्यक्रमों के लिए, योजनाओं के लिए जो व्यय का प्रावधान किया गया था वो उन्हीं आधार पर हुआ है नहीं। ठीक है, तो इसलिए लोक लेखा समिति की कार्रवाई की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। इस प्रकार समिति के मित्र और मार्गदर्शक होते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। तो 1976 में था। ठीक है, केवल ऑडिटिंग यानी कि केवल लेखा परीक्षा करना ही इसका कार्य रह गया। तो सीएजी कर्तव्य शक्तियां और सेवा शर्तें, जो कि संसद उसका निर्धारण करती है सीएजी की कर्तव्य शक्तियों और सेवा शर्तों का वेतन का, तो उसके लिए सीएजी कर्तव्य शक्तियां सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में वर्ष 1976 में संशोधन कर केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से पृथक किया गया और सीएजी का कार्य केवल केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिटिंग तक ही सीमित रह गया। वर्ष 1976 से केंद्र में लेखांकन अकाउंटिंग का कार्य जो है विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा की सहायता से किया जा रहा है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की सहायता से। तो अब अकाउंटिंग का कार्य किसके माध्यम से हो रहा है, तो 1976 से केंद्र में लेखांकन या अकाउंटिंग का कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा या इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज की सहायता से किया जाता है। हालांकि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के स्तर पर दोनों ही दायित्वों का निर्वहन करता है। तो ये केवल केंद्र के स्तर पर जो है कैग का जो कार्य है वो केवल ऑडिटिंग का है, लेकिन राज्यों के स्तर पर जो है कैग का कार्य अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का है, लेखांकन का भी और लेखा परीक्षा का भी। ठीक है, अकाउंट्स बनाना भी और अकाउंट्स का फिर परीक्षण भी। ठीक है, लेखांकन का भी और लेखा परीक्षा का भी। और केंद्र के स्तर पर केवल लेखा परीक्षा या फिर ऑडिटिंग का है, और लेखांकन का और अकाउंटिंग का कार्य कौन करते हैं, तो विभिन्न विभाग करते हैं भारतीय नागरिक लेखा सेवा या इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज की सहायता से।
तो ये पूछ सकता है राज्य के स्तर पर दोनों ही दायित्व हैं और 1976 में अलग कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है कि 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्ति और सेवा शक्ति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है, जबकि और सीएजी के लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। तो यह संशोधन किया गया 1976 में। तो पहले सीएजी जो अकाउंट्स बनाते थे, अकाउंटिंग का कार्य करते थे, लेखों की तैयारी करते थे, उनसे मुक्ति दे दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्य के वित्तीय लेखों का परीक्षण भी कौन करता है? तो कैग ही करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। सिर्फ इसीलिए क्योंकि कैग जो है देखता है कि जो लोक निधि का जो प्रयोग है सही तौर पर हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है कि भारत के सीएजी कार्य करते हैं, तो लोक वित्त के संरक्षक के रूप में। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। तो अगस्त 1920 में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने। उन्होंने इस पद पर राजीव महर्षि का स्थान लिया। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पूर्व 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल भी थे। तो सुमेलित करना है हमें सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ अधिकारी दिए हुए हैं, दूसरी तरफ संस्थान दिए हुए हैं। ठीक है। तो हमें बताना कौन किसके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे भारत का उपराष्ट्रपति तो सभी जानते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक, तो ये होगा भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक। तो लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है, उसका मित्र और दार्शनिक होता है। ठीक है। तो इसमें बी में आएगा 1। फिर भारत का महाधिवक्ता, भारत का महान्यायवादी जो उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश के समक्ष जो है योग्यता होनी चाहिए उसकी। ठीक। और भारत का महाधिवक्ता देख लेते हैं इसका क्या 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 दिया हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो देख लेते हैं इसको, आंसर देख लेते हैं इसकी। तो भारत का उपराष्ट्रपति ये तो सही हुआ कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक होता है, ये भी सही है। भारत का महाधिवक्ता महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बैठक के महाधिवक्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता एक्चुअली महान्यायवादी के पास होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता, महाधिवक्ता के पास उच्च न्यायालय की होनी चाहिए, वही कंफ्यूजन हो रहा तो यहाँ पे इन्होंने उच्चतम न्यायालय दिया हुआ है। ठीक है। तो हो सकता है कि हिंदी और इंग्लिश के पेपर में गड़बड़ हो, जैसे इंग्लिश में लिख दिया गया हो अटॉर्नी जनरल और हिंदी में लिख दिया गया हो ये महाधिवक्ता। ठीक है। इस तरह से तो आप महान्यायवादी को आप यहाँ महाधिवक्ता होता तो यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए थी, क्योंकि महाधिवक्ता में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होने योग्य अर्हित व्यक्ति को ही महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है राज्यपाल द्वारा। भारत का महान्यायवादी तो हो गया लोकसभा की बैठक पर। देखिए नीचे दिया हुआ है कि प्रश्न में भारत का महाधिवक्ता उल्लेखित है, जो कि गलत है। महाधिवक्ता को राज्य स्तर पर नियुक्त किया जाता है, जबकि संघ स्तर पर महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है गलत है। तो लोकवित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं व्यावसायिक बैंकों की कार्य निष्पादन। ठीक है। व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। एक्सप्लेनेशन देखिए, लोकवित्त पब्लिक फाइनेंस सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं। लोकवित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है। सॉरी, उसने आंसर पूछा था कि इसके अंतर्गत
नहीं आते। कौन सा विकल्प गलत है? हाँ, ये गलत है, क्योंकि लोक वित्त के अंतर्गत जो आता है सार्वजनिक खर्च का परीक्षण आता है, सार्वजनिक राजस्व आते हैं, वित्तीय प्रशासन आते हैं, वो ही मैं कंफ्यूज थोड़ा हो गई, तो ये गलत पूछा है। ठीक है, तो शेक बैंकों का कार्य नहीं आता इसमें। बाकी वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय आते हैं, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आते हैं। ठीक है, तो वरीयता अनुक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें कुछ, वो देख लेते हैं। वरीयता अनुक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संघीय मंत्रिमंडल। तो सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। वरीयता अनुक्रम में सबसे पहले इनमें से सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश का क्रम है। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब सबसे वरीयता में वही है भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य 3, और फिर मुख्य निर्वाचन आयोग, तो फिर मंत्रिमंडल सचिव, तो 4 हो गए इसमें। तो अधिकारियों का अग्रता क्रम है भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट है कि भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आते हैं? तो ये आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो ऑप्शन आंसर होगा बी। देखिए, अगर वरीयता क्रम देखना है आपको, तो सबसे पहले तो देखिए भारत का प्रथम नागरिक जो होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति, फिर होते हैं द्वितीय नागरिक होते हैं उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद वरीयता क्रम में तीसरे नंबर पर है प्रधानमंत्री, फिर इसके बाद चौथे नंबर पर है राज्यपाल, ठीक है, अपने राज्य में, फिर उसके बाद पांचवें पर है भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक, और फिर है 5 में उप प्रधानमंत्री। ठीक है, हालांकि उप प्रधानमंत्री संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर एक पद बनाया गया है तो फिर वो उप प्रधानमंत्री, और फिर 6 में जो है वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, इन दोनों को 6 में एक साथ रखा गया है। तो कम से कम 6 और 7 तक तो आपको याद ही रखना है किसी भी हाल में। पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर तीसरे पर आपके प्रधानमंत्री, चौथे पर आपके राज्यों के राज्यपाल, 5वें पर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर 5 में उप प्रधानमंत्री, और 6 में भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष को 6 में एक साथ रखा गया है। फिर 7 में केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, 7 में ये सब एक साथ रखे गए हैं। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश कौन से नंबर पर है? तो 6 नंबर पर है, और लोकसभा अध्यक्ष, और उससे पूर्व कौन है? तो उससे पूर्व या तो उप प्रधानमंत्री होते, उप प्रधानमंत्री यहाँ नहीं है, तो फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, 5 में। अच्छा, यहाँ देख सकते हैं वरीयता क्रम, सबसे प्रथम राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 में उप प्रधानमंत्री, 6 में भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, और 7 में केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा लोकसभा में विपक्ष के नेता और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, ये 7 में है सब। तो नेक्स्ट है कि भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वोत्तर क्रम में निम्न में सबसे पहले कौन है? तो उप प्रधानमंत्री जो है 5 में है, और भूतपूर्व राष्ट्रपति जो है वो 5 में है। ठीक है, और अपने राज्य में राज्यपाल जो है वो बेसिकली 4 में है। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष बाद में होंगे, मेरे ख्याल से 9 में जाके लोकसभा अध्यक्ष है। तो ये निम्न सबसे पहले अपने राज्य में राज्यपाल आएगा जो कि 4 में है। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। नेक्स्ट है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रण मालिका परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो जहां तक मुझे याद है ये सारे एक ही समय पे रखे गए हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक ही अनुक्रम में। तो वरीयता अनुक्रम, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, वरीयता अनुक्रम या टेबल ऑफ प्रेसिडेंस विभिन्न प्राधिकारियों की रैंक व ऑर्डर से संबंधित है। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1989 को जारी की गई, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त
जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रण के महालेखा परीक्षक यानी कैग को वरीयता क्रम में एक समान 9 काम में रखा गया है। तो वही जो मैं आपको बता रही थी कि 9 कामें जो है मतलब इन सबको एक ही समय रखा गया है, एक ही वरीयता क्रम में, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक को। जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14वें स्थान पर, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाद 17वें पर रखा गया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये तीनों 9 काम में रखे गए हैं। ठीक है, और वरीयता क्रम 9 में क्या है? टेबल ऑफ प्रेसिडेंस 9 में है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। वैसे भारत का मुख्य न्यायाधीश कहाँ पे? तो 6 में। लोकसभा अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश 6 में। नेक्स्ट है कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव होता है, कैबिनेट सचिव। पहले भी ये क्वेश्चन आया है। वरिष्ठतम भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडलीय सचिव होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय का जो प्रमुख होता है वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख। नेक्स्ट है भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। ठीक है, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आज हमारे इसके ख़त्म होते हैं जो टॉपिक हम कर रहे थे, और फिर आगे के टॉपिक में आज की क्लास हमारी यहाँ ख़त्म होती है। आगे हम संसद करेंगे आगे की क्लास में। इसमें लोकसभा और राज्यसभा में कोशिश करूँगी एक ही क्लास में पूरी हो जाए। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो, आपको पॉलिटी PYQ पसंद आ रहे हैं, तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ यानी शाजिया के साथ। गुड लक।